नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। मित्रों, आज चर्चा का विषय है ऑपरेशन सिंदूर। हम ऑपरेशन के बाद भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और युद्ध के हालातों पर भी हम बात करेंगे। हम आज एक आंतरिक गंभीर मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे जो कई प्रश्न खड़े करता है। अतः मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और शायद आपके चिंतन को एक नई दिशा भी मिलेगी। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारत सरकार ने 7 मई को नागरिकों हेतु मॉक ड्रिल और सुरक्षा सावधानियों के बारे में परिचय और अभ्यास हेतु गाइडलाइंस जारी की थी। और भारत में बैठे अज्ञात पाकिस्तानी मित्रों को भी शायद मोदी जी के प्लान के बारे में पता नहीं था और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को रात में ही अंजाम दे दिया। सूचना थी भारत में सायरन बजा करके अभ्यास किया जाएगा, लेकिन भारत की जगह अब पाकिस्तान से निरंतर सायरन की आवाजें आ रही हैं। मित्रों, यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय सेना ने बताया है कि सेना ने पाकिस्तान सीमा के अंदर 9 स्थानों पर स्ट्राइक की थी। सेना ने यह भी बताया है कि उनके द्वारा केवल और केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है जहां आतंकी छिपे थे या जहां से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित और प्रशिक्षित किया जाता था। भारतीय सेना ने स्पष्ट कहा है कि उनके द्वारा किसी भी पाकिस्तानी नागरिक क्षेत्र एवं पाकिस्तानी सैन्य क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया गया है। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान सहित पूरे विश्व को स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मानकों का पालन करते हुए ही स्ट्राइक की है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के अंतर्गत आप किसी स्कूल में, अस्पताल में, नागरिक क्षेत्र में इनमें बम वगैरह इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चूंकि भारत आतंकवाद से पीड़ित है जो पाकिस्तान द्वारा पालित और पोषित है और वह आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने के लिए कृत संकल्प है, इसलिए उसने केवल इन्हीं आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। यह स्पष्ट संदेश दे रहा है भारत। सेना ने यह भी कहा है कि न्याय पूर्ण हुआ। इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक है कि पहलगाम हत्याकांड का बदला पूरा हो गया और दूसरा आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना भी न्याय की परिधि में ही आता है। मित्रों, अब इसका दूसरा पक्ष भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस स्ट्राइक को पूरा धार्मिक और नागरिक प्रताड़ना और हत्या का रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, भारत ने 4 मस्जिदों और पाकिस्तानी नागरिकों पर हमला किया है और छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। और उन्होंने गिनती भी गिनाई कि हमारे इतने नागरिक, इतने बच्चे खत्म हुए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पाकिस्तान विश्व के समक्ष इस स्ट्राइक को धार्मिक और नागरिक रंग देकर स्वयं को प्रताड़ित बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है वह जवाबी कार्रवाई के लिए ठोस कारण ढूंढ रहा है, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और भारत द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई का विश्व समर्थन भी कर रहा है। पाकिस्तान पहले से तय योजना के अनुसार तनाव बढ़ाएगा, यह ऐसा तमाम लोग सोच रहे हैं, विशेषज्ञ मान रहे हैं। हम भी यह अपेक्षा कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही हमारे सैन्य और बुनियादी ढांचे जैसे कि बांधों इत्यादि पर हमला करने का प्रयास कर सकता है। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट गठजोड़ चीन, टर्की, कतर और बांग्लादेश, इनके साथ डीप स्टेट, इन्होंने मीडिया को जकड़ रखा है और वह भारत की आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कवरेज को इस तरह दिखा रहे हैं जैसे वे सभी पाकिस्तान के मीडिया हों। इससे तो एक बात साफ हो ही जाती है कि यह संघर्ष बड़ी सावधानी और योजना से उसी डीप स्टेट ने बनाया है जिस पर अभी अमेरिका का पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया है। केवल एक आतंकी देश जिसे इतना अनैतिक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट डीप स्टेट नेटवर्क समर्थन दे रहा हो, वह ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके हमला कर सकता है, और वो पाकिस्तान ही है। वहीं चीन, टर्की, कतर और बांग्लादेश पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर उसे युद्ध के लिए उकसाकर उसे यूक्रेन बना देना चाहते हैं। जहां चीन भारत की प्रगति से चिंतित है और अमेरिका द्वारा 145% टैरिफ लगाए जाने के कारण बहुत सी बड़ी कंपनियां चीन से अपनी फैक्ट्री हटाकर भारत ला रही हैं। एप्पल फोन ने तो इसके संकेत भी दे दिए हैं। और यही कारण है कि चीन कंगाल पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। बलोचों द्वारा पाकिस्तान में चीनी परियोजना को पूरा न होने देने के पीछे पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। लेकिन मित्रों, ध्यान दीजिए, यह वही चीन है
जो पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था, परंतु अब भारतीय हमले की जांच की मांग नहीं कर रहा है कि यह किसी नागरिक क्षेत्र पर नहीं हुआ। अब उस तो जांच की मांग करनी चाहिए ना कि ये इस हमले की भी जांच करा लीजिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के अंतर्गत भारत ने हमला किया है, स्ट्राइक की है। मित्रों, इसी को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। प्रश्न यह है कि तुर्की और कतर पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल, सामरिक, स्ट्रेटेजिक और आर्थिक हितों से भी जुड़ा हुआ भी है। तुर्की और कतर दोनों खुद को इस्लामी जगत उम्मा के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये लोग पाकिस्तान को एक इस्लामी न्यूक्लियर पावर मानते हैं और उसके साथ खड़े रहना अपने इस्लामी नेतृत्व की छवि को मजबूत करते हुए समझना चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान खुद को नए ओटोमन खलीफा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वहीं कतर, जो कि अमेरिका का सैन्य साझेदार भी है, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। वह अल जजीरा जैसे मीडिया नेटवर्क के जरिए कश्मीर, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों पर भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देता रहता है और पाकिस्तान को समर्थन देकर कतर, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र के खिलाफ एक वैकल्पिक धड़ा, एक अलग शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, जिसमें तुर्की, मलेशिया और ईरान जैसे देश उसके साथ शामिल हों। मलेशिया के अखबार भी भारत विरोधी नैरेटिव खड़ा करते रहते हैं। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं विश्व के देशों के समर्थन पर। यह किस तरह का समर्थन है जब कुछ देश ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों को संयम से काम लेना चाहिए और युद्ध से दूर रहना चाहिए। प्रश्न यह भी उठता है कि ये देश किस आधार पर भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलते हैं, जबकि वे जानते हैं कि पाकिस्तान की स्थापना ही धर्म के आधार पर हुई थी और पाकिस्तान इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब समय आ गया है कि भारत को विश्व को जोर शोर से बताना चाहिए कि पाकिस्तान का जन्म धार्मिक आधार पर हुआ था और जब उसके नेता विश्व के सबसे अहिंसक धर्म, हिंदू धर्म, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है और हिंदू धर्मावलंबियों के साथ नहीं रह सकते, तो वे आपके साथ कैसे रह सकते हैं? ये बात तो पूरे विश्व को बताना ही चाहिए कि पाकिस्तान के बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। मित्रों, ये कृष्ण का भारत है जो युद्ध को अंतिम उपचार मानता है, परंतु यदि पाकिस्तान कोई प्रतिक्रिया देता है तो भारत इस बार बहुत करारा जवाब देगा, क्योंकि तब युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से मानी जाएगी और अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य है। जहां तक मेरी छठी इंद्रिय मुझे संकेत दे रही है कि यदि पाकिस्तान शुरुआत करता है तो फिर आगे वह किसी चीज की शुरुआत करने लायक नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं देश के आंतरिक मामले की चर्चा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 मई 2025 को झारखंड के रांची में संविधान बचाओ रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से 3 दिन पहले एक खुफिया रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी कश्मीर यात्रा रद्द कर दी थी। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब खुफिया एजेंसियों ने मोदी जी को बताया था कि वहां जाना उचित नहीं है, तो उन्होंने यह जानकारी पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ साझा क्यों नहीं की? उन्होंने पर्यटकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए? खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार ने इस हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में खुफिया विफलता को तो स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें उन निर्दोष लोगों की मौत की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मतलब ये खड़गे जी का बयान है, सोचिए। और ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और भारत पाकिस्तान से युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। यहां खड़गे और खड़गे के कांग्रेस पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि जब मणिपुर में इंटेलिजेंस की सूचना थी कि मोदी की जान को खतरा है, तब इन्हीं खड़गे की पूरी कांग्रेस मोदी से मणिपुर न जाने को लेकर बार बार सवाल क्यों उठा रही थी? प्रधानमंत्री के मणिपुर जाने की मांग क्यों कर रही थी? इसे क्या समझा जाए? क्या मंशा थी कांग्रेस की? क्या यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर नहीं करता? क्या खड़गे भूल गए कि 2006 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके में 200 से अधिक नागरिक मारे गए थे? तब कांग्रेस का इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था क्या? ये 26/11 हमलों से पहले अमेरिका ने भारत को पुख्ता इनपुट दिए थे।
बावजूद इसके यूपीए सरकार की विफलता के कारण 166 निर्दोष लोगों को जान चली गई थी, तभी इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं थे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी इस इंटेलिजेंस फेल्योर को, सफलता को छुपाने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी। क्या ये नहीं कहा जाए? क्या ये राष्ट्रद्रोह की परिधि में नहीं माना जाएगा? क्या कांग्रेस को 1990 के दशक में कश्मीर में मारे गए सिखों की याद है? 2000 में अनंतनाग के छिटिंग सिंहपुरा में 36 सिखों का नरसंहार हुआ था। कांग्रेस सत्ता में थी मगर किसी ने जवाबदेही नहीं ली। तब क्या कांग्रेस के पास इंटेलिजेंस की सुविधा ही नहीं थी, या कश्मीर के नाम पर कांग्रेस हमेशा से राजनीति करती आई है? जब कश्मीर में खतरा हो तो मोदी कायर कहलाएं, और जब मणिपुर में खतरा हो तो मोदी को नकारा कहा जाए। यानी कांग्रेस की नजर में मोदी जाएं तो भी दोषी, ना जाएं तो भी मित्रों, अगर आप लोग कांग्रेस की मंशा समझ पाए हों तो मुझे बताइएगा। मैं तो अभी तक कम से कम कांग्रेस की मंशा को नहीं समझ पाया। उनके ये दोहरे जो बयान है उनको नहीं समझ पा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से अब तक कश्मीर के 20 से ज़्यादा दौरे कर चुके हैं। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद भी जवाबी स्ट्राइक की। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में उन्होंने खुद जाकर के विकास की नींव रखी है और वहाँ के लोगों से मुलाकात भी की है। शायद खड़गे भूल गए हैं कि देश की जनता अब डराने धमकाने वाली राजनीति को अच्छी तरीके से समझती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राफेल मुद्दे पर ही कोर्ट में माफी मांग चुके थे। उसी राफेल का खिलौना दिखाकर कांग्रेस का एक ऐसा नेता जिसका कोई आधार नहीं है देश का मजाक उड़ा रहे थे, और उसी राफेल ने पाकिस्तान में 9 जगह स्ट्राइक की है। मेरे कांग्रेसी मित्रों, 1971 की लड़ाई कांग्रेस की मजबूरी थी, नीति नहीं। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध लड़ा, पर वो भी तब लड़ा जब 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में घुस आए थे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना था और आंतरिक दबाव भी बना था। लेकिन उसी के बाद शिमला समझौते में उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया था, करीब 90 या 92 हजार सैनिकों को, बिना पीओके पर कोई शर्त रखे हुए। इसे पाकिस्तानी प्रेम कहें या कूटनीति या कूटनीतिक हार, अब ये तो कांग्रेसी ही बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि उस समय ये शर्त रख दी गई होती तो आज ये हत्याकांड नहीं हुआ होता। तो क्या प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को भी इस हत्याकांड का दोषी ठहराया जाना चाहिए, जैसे वो मोदी को ठहरा रहे हैं? आज के भारत में आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक वाला, बालाकोट एयर स्ट्राइक और धारा 370 हटाना, ये सब वो कदम है जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं पाई थी। सच्चाई यही है, देश जान भी रहा है। कांग्रेस ने कभी पाकिस्तान को दुश्मन माना ही नहीं, वो हमेशा उसे संवाद का साथी मानती रही है, भले ही वो हमारी सीमाओं पर खून बहाता रहा हो। मोदी सरकार ने पहली बार भारत को ऐसा नेतृत्व दिया है जो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता है। अब देखना यह होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय पाकिस्तान के आतंकी संरक्षण पर कोई सख्त रुख अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। मित्रों, ये समय एकजुट होकर राष्ट्र के पक्ष में खड़े होने का है, क्योंकि अब सवाल मातृभूमि की रक्षा का हो तब राजनीति नहीं, केवल राष्ट्रनीति होनी चाहिए। मित्रों, आपकी इस विषय पर क्या राय है? भारत को पाकिस्तान और पाकिस्तान के मित्रों से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को भी शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।